नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब नाइजीरिया में हैं तो 17 साल के अंतराल के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई, राष्ट्रगान भी 2 बार बजाया गया, जिसके बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी हुई और कुछ खास MOUs पर हस्ताक्षर भी हुए। और नाइजीरिया और भारत के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा और दिशा क्या रहेगी, एक नया अध्याय दोनों देशों के रिश्तों के बीच आज आरंभ हुआ है। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और नाइजीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत और अफ्रीका के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को मिल रहे हैं नए आयाम। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई गर्माहट का भी एहसास करा रही है। आखिर कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां 17 साल के बाद जो पहुंचे हैं, दोनों देशों के बीच संबंधों को नई रफ्तार मिल रही है। और एक विशेष अवसर पर उन्हें द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और ये किसी देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, एक प्रतिष्ठित सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह सम्मान हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है। 2 वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज और डायनेमिक इकोनॉमीज के रूप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। दोनों देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। नाइजीरिया के रिन्यूड होप एजेंडा और विकसित भारत 2047 के बीच कई समानताएं हैं। पिछले साल राष्ट्रपति तिनुबू की भारत यात्रा से हमारे संबंधों में नया आयाम जुड़ा है। आज अपने आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की है। एक करीबी और विश्वसनीय पार्टनर के रूप में
नाइजीरिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से अधिक भारतीय समुदाय हमारे संबंधों में अहम कड़ी है। उनकी देखभाल के लिए मैं राष्ट्रपति तिनुबू और उनकी सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, अफ्रीका में नाइजीरिया की बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है और अफ्रीका के साथ करीबी सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता रहा है। हमारे सभी प्रयासों में हम नाइजीरिया जैसे मित्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े हैं। भारत और नाइजीरिया भी मिलकर दोनों देशों के लोगों और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम करीबी समन्वय के साथ काम करते हुए ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को महत्व देंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में राष्ट्रपति आवास पर औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। Your Excellency. May I have your permission to march off the colors and the rest of the parade, Your Excellency? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, एक विशेष सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनके बीच कुछ अहम विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई। दोनों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी में गति लाने के बारे में भी बात की।
पीएम ने कहा कि इस मुलाकात के बाद रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों के और भी अधिक फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस मुलाकात के बारे में भी लिखा और 17 साल के बाद यानी 1.5 दशक से अधिक समय के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया में है और ऐसे में दुनिया भर की निगाहें भी इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर है। लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एमईए ब्रीफिंग के लिए। With that, I give the floor to Secretary ER to make his opening remarks. Sir, over to you. Thank you, Randeep. Well, good afternoon to all of you, and I would like to give you a just brief overview of today's discussions. As you are aware, the Prime Minister of India, Honorable Sri Narendra Modi ji, is on a state visit to Nigeria. This is his first visit to Nigeria and to the West African nation. This visit of the Prime Minister of India to Nigeria is happening after a gap of 17 years. We just concluded the official talks, and let me give you a snapshot of the visit so far. Prime Minister arrived in Abuja yesterday evening, as you all are aware. Upon arrival, he was received by Minister for Federal Capital Territory, Her Excellency, His Excellency Nyesom Ezonwo Wike, who offered the key to the city of Abuja to Prime Minister. This was a special gesture from the Nigerian side. At the airport, a large number of Indian community members had also gathered to greet Prime Minister. Similar was the case upon his arrival at the hotel. This morning, Honorable Prime Minister was received by President Tinubu at the State House and accorded a ceremonial welcome with 21-gun salute. Thereafter, the two leaders held talks in two formats. First, at the one-on-one meeting, and thereafter a meeting at the delegation level. Prime Minister and President Tinubu reaffirmed their support and commitment to strengthening India-Nigeria strategic partnership. Prime Minister fondly recalled the visit of President Tinubu to India for the G20 meeting in September 2023. He also conveyed sympathies for the destruction caused by the recent floods in the country. The two leaders discussed bilateral cooperation in the field of trade, investment, defense, security, education, health, culture, and people-to-people level at the delegation level talks. And the two leaders also focused on further enhancing the strategic partnership in various sectors, in particular in agriculture, pharma, railways, transportation, and development cooperation fields. As you all are aware, the India-Nigeria relationship is very strong, underpinned by a strong economic cooperation and trade and investments. There are about 200 Indian companies who have invested about $27 billion in this country, and the two leaders have discussed ways to further expand this economic partnership for the mutual benefit of the two countries. Indian companies are also creating a large number of jobs in Nigeria. Capacity building with a large number of scholarship and digital education methods, Nigerian students have availed significant facilities both in this country and also in India under the ITEC program. Both leaders have also discussed global and regional issues, and in that context they have reiterated their commitment to further deepen their commitment to the Global South and how to take forward the agenda of the Global South in the global discourse, particularly to meet the aspirations of developing countries. In keeping with the very special ties shared between India and Nigeria, President Tinubu conferred on Honorable Prime Minister Modi the highest award of the Order of Niger, the Grand Commander of the Order of Niger, for his contribution to strengthening India-Nigeria ties. Prime Minister Modi is the first foreign leader to be conferred this national award since 1969. While accepting the award, Prime Minister dedicated the honor to India-Nigeria friendship and to the people of India. During the talks, there have been exchanges of 3 memorandum of understandings covering the areas of cultural exchange program, customs cooperation, and survey cooperation.
President Tinubu hosted a state banquet in honor of Prime Minister Modi. In short, while from now Prime Minister will address a gathering of the Indian community in Nigeria, as you're aware, the Indian diaspora has deep roots in Nigeria. There are about 60,000 Indian diaspora in Nigeria who are involved very successfully in several areas of the economic cooperation and partnerships. They have been living in this country for several decades, and their contribution to Nigerian society is widely recognized. In the evening, later, Prime Minister will depart Abuja for Rio de Janeiro to participate in the G20 summit, where Nigeria has also been invited as a guest country. I'll stop here, and if any further questions, I'll be happy to take, me and my colleagues on the dais. Thank you. We now open the floor for questions. As you ask a question, please do introduce yourself so that we get you right in our records. Thank you. Thank you so much, Your Excellencies. My name is Innocent Odo. I write for leadership newspapers. You have mentioned quite a number of very important areas of collaboration between Nigeria and your country, India, where our president has also discussed with your prime minister. So I'm just looking at the area of agriculture that you mentioned, and we're more specific about building the capacity of the Nigerian agro-commodity farmers to build their to build up their businesses in Nigeria using the Indian connection. How much of that do you think will boost that capacity, according to the discussion you have with the Prime Minister has with our President? And the other one is that you mentioned the issue of the Global South. Things are changing around the world right now, because the U.S. election has introduced Donald Trump as the new president of America. So how can we collaborate with India to boost the chances of the Global South in the complex and complicated international politics, especially at this current time? Thank you, sir. More question, please. So I'm Vishal from DD News Delhi. My question is, India has now become an exporter in defense production. Defense products are being exported to around 100 countries. So was there any discussion on the defense issue? Because companies from India, they had a kind of show here in Abuja, I was told by the High Commissioner. And the second one is regarding the digital economy. India has set an example across the world. So is Nigeria also ready to take on the experience and expertise of India? We have a question there. Good afternoon. My name is Benny Ark. I'm a correspondent with Channels Television, Abuja. My question will go to the High Commissioner for India to Nigeria, and that given Nigeria-Indian historical ties, what steps have been taken to address trade imbalances, and also what implementing strategy during this visit of the PM to the President was discussed to also see how this goes down to local SMEs and not just the large corporations. Thank you. All right. Good afternoon, Your Excellencies. My name is Emmanuel Elebeke. I write for Vanguard. I want to ask, with all these areas of cooperation between India and Nigeria, Nigeria at this moment is in their need of investment in the area of oil and gas. Especially this period, the President just removed the fuel subsidy, which is biting very hard on Nigerians. So I want to ask, with the coming of the Prime Minister, are you also looking into the area of investing in Nigeria oil and gas sector? Thank you. Good afternoon, Your Excellencies. My name is Bridget Onochie, and I am of the Guardian newspaper. Yes, I want to ask concerning, the area of pharmaceutical, and
medicine generally. We know that India is one of the destinations for medical tourism, and with this friendship, strengthened or a renewed relationship, do we see possibilities of more Indian hospitals in Nigeria with experts to handle, excuse me, those major terminal sicknesses that Nigerians usually go to India, at least to save the cost? Thank you. Okay, thank you very much for this question. So what I'll do is some which I can answer, I'll do it myself. Then I will ask the High Commissioner to supplement them. Well, first question on the Global South, and in the context, there is a very strong commitment for both leaders to deepen this understanding that the agenda of the development, which is so dear to the Global South countries, is taken forward, and the global discourse is built on that development agenda. I think India and Nigeria are well positioned to play that role. Both now in the G20, India is a strong partner, and also African Union, which is now a permanent member of G20, and Nigeria is a very strong country within the AU, and is also an invitee country for the G20. Also, Nigeria, given that it's become a partner country in the BRICS, in different ways, both India and Nigeria can take up the agenda of development and put it in the center of the global discourse. And that's the idea, and both leaders have discussed about the need to continuously address the aspirations and challenges of the countries in the Global South. On the development issues, we talked about the sharing of experiences between the two countries. There also, through the Voice of the Global South, Nigeria has actively participated in the Voice of the Global South Summit that India has organized, and Prime Minister leadership took the lead in that. Nigeria has been continuously with us on that front. And also in the context of Global South itself, there is a need for sharing of experiences. Some of the low-cost solutions that India has developed are very effectively implemented in our country, can be customized to the countries in the Global South. And Nigeria can play a catalyst role and also a partnership role on that front. So I think the official delegations and experts subsequently will be talking about this, and both sides will be discussing further how we can take forward. In the digital space, there is a lot to achieve. In the energy space, in the renewable energy space, to fight the climate change, there is again a significant scope for both countries to come forward. On the agriculture front, yes, there have been a serious talk today in the delegation level talks, this including on how we can both, India and Nigeria, work towards the food security concept in the Global South for developing countries. And in that context, the idea of seed supplies, the mechanization, the tractors, research and development, collaboration on that front, and storage and distribution, the lentils, all these ideas came up in the delegation level talks. But I think we will be further building on these ideas subsequently at the expert level. And there is a lot of scope. I think Nigeria and many African countries provides that opportunity for Indian entrepreneurs to be able to grow food crops in this part of the world and help in the food security. I think those are the ideas. I'll ask High Commissioner to supplement on other items. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. You had asked about the trade imbalances and what steps are being taken. There are new areas. While Indian companies are very strong in the traditional areas of manufacturing in Nigeria, with more than 200 companies having invested $27 billion in the economy here, there are new areas that are being identified, which include, as we discussed, the agriculture part of it, particularly say lentils and other things which are being considered as a possibility. Then irrigation services, hybrid seed development, research and development on good seeds, climate resistant seeds and other things are being considered, so that that area can also come into focus between the two countries. So we talked about mining, we talked about various issues pertaining to
small and medium enterprises, the skill development part of it. Already we have some expert who had been training for more than 6 months in Smedan over here, entrepreneurial development skills. And also through the Indian Technical and Economic Cooperation, where we have been sending people to India for skill development, that also came into focus. So we would be considering all these things to, one, diversify the areas of our cooperation in trade and economic relations, as well as to strengthen our trade cooperation. You did ask about oil and gas investment. There was a very good concentration of topic on oil and gas investment. Some Indian companies are already working on the CNG areas, which is the focus area of the president also. There are companies which are working in CNG's citywide network, as well as setting up the outlets for CNG over here. CNG kits are being also sent over here so that it can be put in the cars and vehicles to use the CNG. On pharma and medicine, you already know that there are nearly $4 billion of investment by Indian companies in the pharmaceutical sector here. There is already existing eye hospitals of India here in Abuja and in Lagos, as well as another multi-speciality hospital. I can also tell you that there is going to be a bigger hospital, a 300-bedded hospital that has come up in Abuja, which will be opened very shortly with expat doctors and technicians and others from India with modern technology. So that hospital chain would also be expanding itself into the other geopolitical areas too. So there is a lot of activity taking place in the healthcare sector too. Thank you. Vishal, you have a question? Okay, please. Sir, we are also very proud that it's not only the Prime Minister is here after 17 years, but it is also the highest national award that has been conferred upon the Prime Minister. So how does it reflect on the growing relations between the two countries, and also on India's position as the leader of Global South? Yeah. Okay, thank you, Vishal. Let me clarify that point to you. In a ceremony today at the State House, the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Mr. Bola Ahmed Tinubu, conferred the National Award on Prime Minister as the Grand Commander of the Order of Niger for the statesmanship of Honorable Prime Minister and his stellar contribution to fostering India-Nigeria ties. The award and citation notes that under Prime Minister's visionary leadership, India has been positioned as a global powerhouse, and his transformative governance has fostered unity, peace, and shared prosperity for all. Now, just coming back to your item on the defense cooperation, as you know that both the countries have a joint defense committee, which is headed by the respective ministries at the joint secretary level. India has helped in the setting up of the National Defense College here, and also the Naval War College. So, there is an ongoing cooperation in the defense, and also a lot of capacity building under ITEC is being rendered, and also purchase of equipment. This is an ongoing thing on a commercial basis. So the defense cooperation is deepening between the two countries. I'll pause here if there are any questions. So, last question. Hello. Yeah, there. Okay. Please, you go ahead. Okay, Your Excellency, my name is Francis Udojo. I report for Nigerian Television Authority. My question is towards the economic growth of India that has been rated to about 7.2%. This is a wonderful growth. We would like to ask, what kind of policy, what would you say is the major policy put in place that has given India this kind of growth? And what should Nigeria do to reach this point? And then my last question is this. In terms of politics, Nigeria is doing well too. We are trying. And we are looking at ICT, the use of ICT. In what way can Nigeria boost this aspect of technology to help our electoral system? Thank you. It's a nice question, but Okay. So my name is Joshua Odeyemi. I write for Daily Trust newspaper.
So Nigeria is one of the African countries that is interested in occupying the proposed permanent seat for African countries, and the country is currently seeking cooperation and support from other countries. I don't know if these issues were discussed. So if this issue was discussed during the Prime Minister's discussion with the President, and was India's position in if India will support Nigeria? Sir. Well, on your question about economic growth and how India has been able to achieve such high levels of growth consistently, in the global south, we all have to learn from each other, and that's very fundamental. And there are certain practices that India has introduced, initiatives that have been introduced in the last 10 years have really reaped huge benefits. Focus on infrastructure, corridors that have been built along the national infrastructure, roads, railways, airports. I think that is what fuels the economic growth. Then a lot of focus on the ICT, the digital infrastructure that has been created. I think that brought in a lot of transparency and benefits, and also enabled the common man empowerment. And then in the economic sphere, while the big industry has a big role in developing capacities, but a lot of focus on the MSME, because we should not forget that the micro, small and medium enterprises have a big role in terms of job creation and sustaining the jobs at the local level. And Prime Minister himself has focused significantly on the policies that will enable ease of doing business. And now he's also talking about ease of living. And I think in the combination of factors. So we also know that, like Nigeria, in India too, we have very young people in the country. So what is essential is the right education and the skilling. So Skill India, under the initiative Skill India, there's a lot of emphasis on making youngsters, while they are doing formal education, also be able to pick up good skills for the use of the industry. And that's an ongoing program, and we are very committed to that. The Prime Minister initiatives have yielded a lot of benefit for the economic growth. But it's a multi-pronged approach. We cannot say there's only one policy that has helped us. In several ways, I think it's helping the economy grow forward. But we would also like to partner with countries like Nigeria. I know both of us have similar challenges and aspirations. These are developmental challenges. People are increasingly aware and they're aspirational in the way their outlook is. So we can learn from each other. We can help each other to move forward. I think India and Nigeria are that way well positioned to partner. In terms of the question on the permanent UN Security Council membership, this is an ongoing exercise, and we need to build this understanding that there's a need for the UN reform, and that is the fundamental. The world has changed since the 1945, and when the UN came into existence, and thereafter there has not been much change. So in terms of the global governance, it's important that the reform takes place, and that can only happen when countries like ours, India, Nigeria, and a large number in the global south are able to speak with one voice on the need for reform and accelerate that process. So that's that in that sense, Nigeria and India are on the same page. We have to keep working on that in different forums to sensitize the countries on the need for. Our positions in terms of the expansion of the UN Security Council has been same, but Africa has its own consensus to be arrived at, a Zulwani consensus. So, but I think we should begin with the idea that the reform is necessary and it has to be done quickly. Thank you very much, and I think we are running out of time. There is a community address by Prime Minister just now. Thank you, sir. With that, we come to the close of this press briefing. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your presence.
जैसे आप ये देख रहे थे एमई की प्रेस वार्ता, विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नाइजीरिया दौरे को एक तरीके से समअप किया गया। 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं इस दौरे के दौरान, और लेकिन साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो व्यापार असंतुलन दोनों देशों के बीच दिखता है उसको भी कैसे हैंडल किया जा सकता है, कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जहां मिलकर दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को सामने रखा गया कि किस तरीके से दोनों शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त 2 विशेष मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं अमृत लुगुन जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और हमारे साथ डॉक्टर संदीपानी दास भी जुड़े हुए हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले अगर डॉक्टर दास, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद जो प्रेस वार्ता हुई उसमें तमाम बिंदुओं को सामने रखा गया कि आज तक पारंपरिक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और नाइजीरिया जिस तरीके से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पष्ट कहा कि एक नए अध्याय की शुरुआत आज दोनों देशों के रिश्तों के बीच होने वाली है। कौन से बिंदु ऐसा महत्वपूर्ण है जो इस नए अध्याय में महत्वपूर्ण जगह रखता नजर आ रहा है? नमस्कार। सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है भारत और नाइजीरिया के संबंध के का जो दौर चल रहा है। जैसे आदरणीय मोदी जी जो बहुत पॉपुलर है अपने इंडिया में और ग्लोबली ऑल्सो रिस्पेक्टेबल, उनको जो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एक ब्रिटिश क्वीन के बाद दिया गया है, वो प्रतीत करता है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नाइजीरिया के लिए और नाइजीरिया का जो व्यवस्था के लिए, नाइजीरिया के लोग के लिए, और तथा नाइजीरिया जैसे और बहुत सारे जो G20 और डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए वो कितने मायने रखते हैं। और उसमें भी बहुत सारा अपेक्षा भी है कि क्योंकि ये जो भारत और नाइजीरिया दोनों जो अपने जो वैश्विक व्यवस्था है वो एक इम्बैलेंस्ड असंतुलित व्यवस्था है, उस पर संतुलन लाने के लिए और उसमें अपने भागीदारी के साथ लाने के लिए दोनों भारत और नाइजीरिया दोनों अग्रणी कंट्रीज हैं। तो इसी और दूसरा चलिए यहाँ पे मैं लुगुन जी को भी चर्चा में एक बार लेकर आना चाहूंगी। मिस्टर दास, लुगुन जी, चूंकि आपने अफ्रीका में काम किया हुआ है, इन सभी देशों की एक अपनी अलग संस्कृति, अलग महत्व होता है। लुगुन जी, जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं तो इस बात को आज फिर सामने रखा गया कि जो विविधता है नाइजीरिया में, जो विविधता है भारत में भी बहुत सारी विविधताएं हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं इत्यादि। आज जो समझौते हुए हैं उस परिप्रेक्ष्य में और जो कृषि को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनीज किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम कर सकती हैं, कितना महत्व देखते हैं, किस तरीके की नई दिशा देखते हैं आप दोनों देशों के बीच के संबंधों को आज के महत्वपूर्ण चर्चा और विमर्श के बाद? जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक नाइजीरिया का संबंध है भारत के साथ, नाइजीरिया वो पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से तो सिर्फ पश्चिम अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। करीब 22 से 23 करोड़ जो जनसंख्या उनकी जो सबसे भी थी वो थी, और उनका जो जीडीपी है वो करीब $200 मिलियन का होता है। ऑफ कोर्स जितना बड़ा देश है उसके हिसाब से कम है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, सीधे हम दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने आ गए हैं और ये तमाम दृश्य पूरे उत्साह के साथ वहाँ भारतीय समुदाय, जो नाइजीरिया में 60,000 के करीब भारतीय समुदाय है जो वहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए
भारत जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सन्नू नाइजीरिया। नमस्ते। आज आपने अबुजा में अजूबा कर दिया है। अबुजा में अद्भुत समा बांध दिया है और ये सब देख करके कल शाम से मैं देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं अबुजा में नहीं बल्कि भारत के ही किसी शहर में मौजूद हूं। आप में से बहुत सारे लोग लेगोस, कानो, कड़ूना और पोर्ट हारकोट से ऐसे ऐसे अलग इलाकों से अबुजा पहुंचे हैं और आपके चेहरे की ये चमक, आपका ये उत्साह, जितना आप यहां आने के लिए उत्सुक थे उतना ही मैं भी आपसे मिलने का इंतजार करता था। आपका ये प्यार, ये स्नेह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आपके बीच आना, आपके साथ समय बिताना और ये पल जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है। लेकिन मैं अकेला नहीं आया। मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। और करोड़ों करोड़ों
भारतीयों के तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आया। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है? कितना? मेरा तो 56 हो जाता है। साथियों, मैं आज अभी प्रेसिडेंट टिनुबू का और नाइजीरिया की जनता का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस प्रकार का यहां स्वागत हुआ है वो अद्भुत है। और कुछ ही समय पहले प्रेसिडेंट टिनुबू ने मुझे नाइजीरिया के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का है और ये सम्मान आप सभी का है, यहां रह रहे भारतीयों का है। साथियों, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक ये सम्मान आप सबको समर्पित करता हूं। साथियों, प्रेसिडेंट टिनुबू से बातचीत के दौरान वो नाइजीरिया की प्रगति में आपके योगदान की बार बार तारीफ कर रहे थे। और जब मैं उनको सुनता था, उनकी आंखों में जब ये चमक देख रहा था, उस वक्त मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो गया। जैसा कोई फैमिली मेंबर करियर में बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और जैसे उसके माता पिता को, उसके गांव वालों को उस पर गर्व होता है, वैसे ही भावना से मैं भरा हुआ हूं। आप सभी ने नाइजीरिया को सिर्फ अपना परिश्रम, अपनी मेहनत ही नहीं दी है, आप लोगों ने नाइजीरिया को अपना दिल भी दिया है। यहां का भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है। नाइजीरिया के लोग आज 40 या 60 में जो लोग हैं, उनमें से अनेक ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी भारतीय टीचर ने पढ़ाया होगा।
यहाँ बहुत सारे भारतीय डॉक्टर हैं जो नाइजीरिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाइजीरिया में कितने ही भारतीयों ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके इस देश की विकास यात्रा में सहभागी बने हैं। आजादी से भी बहुत पहले किशन चंद चेलाराम जी यहां आए थे। तब ये कोई नहीं जानता था कि उनकी कंपनी नाइजीरिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में से एक बन जाएगी। आज भारत की अनेक कंपनियां नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही है। तोलाराम जी के नूडल्स, यहाँ घर घर में आनंद से खाए जाते हैं। तुलसी चंद राय जी की फाउंडेशन नाइजीरिया के लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। यहाँ के लोगों के साथ भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारत के लोगों के संस्कार है। हम दूसरे देश में भले जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। हम तो वो लोग हैं जो सदियों से अपनी रगों में उन संस्कारों को लेकर के जिए हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। साथियों, आप लोगों ने नाइजीरिया में भारतीय संस्कृति को जो गौरव दिलाया है वो हर तरफ दिखता है। यहाँ के लोगों में योग लगातार पॉपुलर हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग नहीं कर रहे, नाइजीरिया के लोग तो कर रहे हैं। ये आपकी ताली से पता चल गया मुझे। देखिए साथियों, पैसे कमाइए, नाम कमाइए, जो कमाना है कमाइए, लेकिन कुछ समय योग के लिए भी तो लगाइए। और मुझे किसी ने बोला कि यहाँ के नेशनल टीवी पर अब योग का एक वीकली प्रोग्राम दिखाया जाता है। आप लोग तो यहाँ का टीवी नहीं देखते होंगे, आप तो इंडिया का देखते होंगे। वहां कितना पानी आया, आज कहाँ एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ नाइजीरिया में हिंदी भी बहुत पॉपुलर हो रही है। नाइजीरिया के युवा, खासकर कानों के काफी स्टूडेंट
हिंदी सीखते हैं। और कानों में तो हिंदी प्रेमियों ने दोस्ताना नाम का एक ग्रुप भी बना लिया, यहां मौजूद है। और इसलिए जब इतना ज्यादा दोस्ताना है तो फिर भारत की फिल्मों से दोस्ती होना भी बहुत स्वाभाविक है। मैं अभी भोजन के समय गप मार रहा था सबके साथ, यहाँ के लोगों से। उनको भारत के सब एक्टरों का नाम मालूम है, सब फिल्मों का नाम। नॉर्दर्न एरिया में लोग भारतीय सोच दिखाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। नमस्ते वाला, ये वाला शब्द समझ आ जाता है लोगों को। ये मूलतः गुजराती शब्द है, मारा वाला। नमस्ते वाला जैसी फिल्में और पोस्टकार्ड जैसी वेब सीरीज यहां खूब पसंद की जा रही है। साथियों, गांधी जी लंबे समय तक अफ्रीका में रहे थे। उन्होंने अफ्रीका के लोगों का सुख दुख साझा किया। गुलामी के उस दौर में भारत और नाइजीरिया के लोगों ने आजादी के लिए, उसके जंग के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और जब भारत आजाद हुआ तो उसने नाइजीरिया के आजादी के आंदोलन को भी प्रेरित किया। आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम दोनों के पास डेमोक्रेसी की समानता है। हम दोनों के पास डायवर्सिटी की समानता है। और हम दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा है। भारत और नाइजीरिया दोनों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं। यहां लेगोस के जगन्नाथ जी भगवान, यहां भगवान वेंकटेश्वरा, गणपति दादा, कार्तिकेय मंदिर डायवर्सिटी के प्रति नाइजीरिया के सम्मान के प्रतीक है। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो नाइजीरिया की सरकार को इनके निर्माण में सहयोग के लिए मैं हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त करूंगा। साथियों, भारत जब आजाद हुआ था तो अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने उन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए अनेक अथक परिश्रम किया।
और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? आपके कानों पे आता है कि नहीं है? जो कानों पे आता है वो जुबान पे आता है कि नहीं आता है? जो जुबान पे आता है वो दिल में बसता है कि नहीं बसता है? भारत की उपलब्धि पर हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। आप बताइए, आपको भी गर्व होता है कि नहीं होता है? जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आप भी उस दिन आंखें फाड़ करके टीवी के सामने बैठे थे कि बैठे थे? जब भारत का मंगलयान मंगल पर पहुंचा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? जब आप मेड इन इंडिया फाइटर प्लेन तेजस को देखते हैं, जब आप मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को देखते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता? आज भारत स्पेस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर के हेल्थ केयर तक दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। आप सभी जानते हैं, गुलामी के लंबे कालखंड ने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। चुनौतियों से लड़ते हुए आजादी के बाद के 60 साल में, 6 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का पड़ाव पार किया। कितने वर्षों में? भूल गए। कितने वर्षों में? कितने दशक? 6 दशक में कितना? मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। हम भारतीय डटे रहे और ताली अब बजानी है। ऐसे ही बजाओगे क्या? आपने ताली तो बजा दी, लेकिन कारण तो मैं अब बताऊंगा। 6 दशक में क्या हुआ वो आपने अभी ताली बजाई, अब ताली डबल बजानी पड़ेगी। बीते 1 दशक में भारत ने अपनी जीडीपी में करीब $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत 5
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां तक तो आ ही गए हैं। आज भारत और भारत का युवा इसी मिजाज से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत नए नए सेक्टर्स में तेज गति से ग्रो कर रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, शायद आपने भी 10-15 साल पहले स्टार्टअप सुना ही नहीं होगा। मैं एक बार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसमें एक 8-10 लोग थे जो स्टार्टअप वाले थे, बाकी सब तो अभी क्या है स्टार्टअप समझने वाले थे। तो उसमें बंगाल की एक बेटी, वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए खड़ी हुई, क्योंकि मुझे लोगों को समझाना था ये कौन सी नई दुनिया है। तो उस बेटी काफी पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी की हकदार थी और वेल सेटल थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो उसने अपना अनुभव बताया। वो बंगाली थी, तो वो अपने गांव गई। उसने माँ को कहा कि माँ मैंने तो सब छोड़ दिया, नौकरी वोकरी छोड़ दिया। तो माँ से क्या? तो बोले क्या करोगी? तो बोले स्टार्टअप करोगी। तो बोले महाविनाश। लेकिन आज यही हमारे नौजवान कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए सॉल्यूशन पर काम करने की ठानी, और नतीजा क्या शानदार निकला है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। जिस स्टार्टअप्स का नाम सुनते ही मां चिल्लाती थी कि महाविनाश, वही स्टार्टअप आज कह रहा है महाविकास। दस साल में भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स बने हैं। जरा मैं विस्तार से बताऊंगा तो तालियां ज्यादा बजेगी। एक यूनिकॉर्न यानी 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी। भारत के नौजवानों द्वारा बनाई ऐसी 100 से ज्यादा कंपनियां आज भारत के स्टार्टअप कल्चर का परचम लहरा रही है। और ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया।
साथियों, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। भारत हमेशा अपने सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है। ये हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रांग पिलर रहा है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। हमने कंफर्ट से बाहर निकलकर हमने एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ठानी। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा दिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर में से एक है। आज भारत में हर साल 30 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यानी नाइजीरिया को जितने चाहिए उससे ज्यादा। साथियों, 10 वर्ष में हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 75 टाइम 75 गुना से अधिक हो गया है। इन्हीं 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ये करीब करीब 30 गुना बढ़ गया है। आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, स्पेस इंडस्ट्री में तो भारत जो कमाल कर रहा है उसकी प्रशंसा तो दुनिया भर में हो रही है। भारत ने ठाना है जल्द ही हम अपने गगनयान से भारतीयों को स्पेस में भेजेंगे। भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भी बनाने जा रहा है। साथियों, कंफर्ट जोन छोड़कर इनोवेट करना, नए रास्ते बनाना, ये आज भारत का मिजाज बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इतने सारे लोगों का गरीबी से बाहर आना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हर देश के लिए एक उम्मीद जगाता है। अगर भारत ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा भारत आज एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। लक्ष्य है विकसित भारत बनाना। जब हम 2047 में, आप में से जो लोग बुढ़ापे में रिटायर्ड होकर के सच में या कोई बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं काम अभी से कर रहा हूं आपके लिए।
जब हम 2047 में आजादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत विकसित हो, भव्य हो, इसके लिए हर भारतीय मिलकर के काम कर रहा है। और इसमें नाइजीरिया में रह रहे आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, ग्रोथ हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो या फिर बात डेमोक्रेसी की, दुनिया के लिए भारत एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आपका अनुभव होगा, आप दुनिया में आप जहां गए होंगे, लोग आपको सम्मान की नजर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, सच बताइए क्या होता है? आप जैसे ही कहते हैं ना इंडिया या हिंदुस्तान या भारत, वो हाथ छोड़ता ही नहीं है। उसको लगता है मैं हाथ पकड़ रखूंगा तो कुछ ऊर्जा मेरे में आ जाएगी। साथियों, दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। आपको कोरोना का समय याद होगा, उस समय दुनिया में कितना हाहाकार मचा था। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। यही तो हमारे संस्कार हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है। इसलिए भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया और दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है जी, 150 से ज्यादा देशों को कोरोना के समय दवाइयां और वैक्सीन भेजी। नाइजीरिया समेत अफ्रीका के कितने ही देशों में भारत के इस प्रयास से हजारों लोगों का जीवन बचा। साथियों, आज का भारत सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास पर यकीन करता है। मैंने नाइजीरिया समेत अफ्रीका के फ्यूचर ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। इसका एक शानदार उदाहरण
तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। मुझे खुशी है कि G20 के हर मेंबर देश ने भारत के इस कदम को भरपूर समर्थन दिया और भारत के निमंत्रण पर नाइजीरिया ने वहां गेस्ट कंट्री के रूप में पूरी शान से इस इतिहास को बनते देखा। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रेसिडेंट टिनुबू की पहली यात्राओं में से एक भारत की यात्रा थी और G20 के लिए भारत आने वाले प्रेसिडेंट टिनुबू सबसे पहले मेहमानों से भी एक थे। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर बीच बीच में भारत आते रहते हैं। त्योहारों पर घर के सुख दुख में आप लोग शामिल होते हैं और इसके लिए भारत से आपके रिश्तेदार मैसेज भी करते हैं, फोन भी करते हैं। अब मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। खुद आपके बीच हूं तो मैं भी आपको एक विशेष निमंत्रण देना चाहता हूं। अगले वर्ष जनवरी में भारत में अनेक उत्सव एक साथ आने वाले हैं। जनवरी महीने में हर वर्ष हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दिल्ली में, देश में। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा रहा है और इस बार ये प्रवासी भारतीय दिवस भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उड़ीसा की धरती पर होने वाला है। इसमें पूरी दुनिया से आप जैसे साथी भारत में जुटने वाले हैं। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। भारत आने की इतनी सारी वजह है, एक साथ है। एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं और प्रयागराज से पास में है अयोध्या जी है, काशी भी ज्यादा दूर नहीं है। कुंभ में आए तो आप वहां जाने का भी प्रयास करिएगा और काशी में जो नया विश्वनाथ भगवान का धाम बना है पूरा देखने जैसा है।
और अयोध्या में 500 साल बाद 500 साल बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है। आप खुद भी दर्शन करिएगा, अपने बच्चों को भी वहां के दर्शन कराइएगा। आप जरूर प्लान कीजिए, पहले प्रवासी भारतीय दिवस, फिर महाकुंभ और उसके बाद गणतंत्र दिवस, यानी एक प्रकार से त्रिवेणी है आपके लिए। तो ये भारत के विकास और विरासत से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहले भी यात्राएं हुई होगी, बहुत बार आए होंगे, लेकिन मेरे शब्द लिख रखिए, ये यात्रा आपके जीवन की अमूल्य याद बन जाएगा। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद का सौभाग्य होगा। एक बार फिर आप सबने, कल से मैं आया हूं तब से आज तक जो उमंग, उत्साह, प्यार दिखाया है, इतना समय निकाला है, मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसी दृश्य देख रहे थे अबुजा, नाइजीरिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखते हुए भारतीय समुदाय की योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे अकेले नहीं आए हैं, बल्कि भारत की मिट्टी की महक साथ लेकर उन लोगों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने भारतवासियों को, भारतीय समुदाय जो प्रवासी भारतीय नाइजीरिया में रहते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखते हुए शुरुआत ही की कि अबुजा में अजूबा कर दिया है इस भारतीय समुदाय ने। उन्होंने जो उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ राष्ट्रपति तिनुबू से, उसे उन्होंने कहा कि नाइजीरिया से मिला ये राष्ट्रीय सम्मान मैं आप सबको समर्पित करता हूं। उन्होंने बोला कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा करते हुए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा नाइजीरिया में जो भारतीय प्रवासी रहते हैं कि आप जनवरी में भारत आइए, और साथ ही विभिन्न उत्सव जिनमें प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ भी शामिल है, इसमें भी आप जरूर भाग लें। आप स्वयं भी आएं, अपने नाइजीरियाई दोस्तों को भी साथ लेकर आएं और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएं। यहाँ उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि राष्ट्रपति तिनुबू भारतीय समुदाय के परिश्रम से बेहद प्रभावित हैं और जिस तरीके से नाइजीरिया के विकास में भारतीय समुदाय ने अपना योगदान दिया है, इसको वे सराहना भी करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे नाइजीरिया में योग और साथ ही हिंदी भाषा भी बहुत पॉपुलर हो रही है, और योग को लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि वहाँ के नेशनल टीवी पर तो एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी होता है और हिंदी को लेकर क्लब भी बने हुए हैं जिससे युवा जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने कानों में दोस्ताना नाम के ग्रुप का भी जिक्र किया कि कैसे हिंदी भाषा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्ताना नाम का ये ग्रुप कानो शहर में काम करता है। वे लोग भी यहाँ उपस्थित थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के ही साथी हैं। दोनों के संघर्ष लगभग एक समान ही हैं। जिस तरीके से भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, नाइजीरिया ने भी अपनी आज़ादी के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, और दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा भी है। नाइजीरिया में भी बड़ी तादाद है युवाओं की और भारत के पास भी युवाओं की ताकत है। ऐसे में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात जो पीएम करते हैं उसको यहाँ भी पीएम ने सामने रखा। लेकिन साथ ही नाइजीरिया में
जिस तरीके से विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए भी उन्होंने वहां की सरकार का आभार व्यक्त किया और ये भी बताया कि किस तरीके से भारत विकास के अलग अलग आयाम छू रहा है और पूरी दुनिया में भारत की जो तेज रफ्तार की विकास हो रहा है, इस प्रगति को भी पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। और ऐसे में विभिन्न बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने सामने रखा कि कैसे 10 वर्षों में भारत ने विकास किया है और भारत ने $2 ट्रिलियन और इकोनॉमी में जोड़ दिए हैं, यानी आज़ादी के 60 दशकों में $1 ट्रिलियन पार किया, तो उसके बाद के 10 वर्षों में 2 ट्रिलियन और अधिक जोड़ दिए। तो वहीं भारतीय कंपनियां कैसे नाइजीरिया की इकोनॉमी को ताकत दे रही हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, इसको भी विभिन्न उदाहरणों के साथ प्रधानमंत्री ने समुदाय के सामने रखा कि भारतीय कंपनियां नाइजीरिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और उन्होंने भारत की विकास गाथा को रेखांकित करते हुए इस बात को सामने रखा कि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया है भारत। उन्होंने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में भारत के विकास की बात करते हुए कहा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना महत्वपूर्ण है, जो भारत ने कर दिखाया है। और आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन्स के संदर्भ में और रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में निर्यात किस तरीके से बढ़ रहा है, इसको भी आगे रखते हुए कहा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना तक बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि ऐसे 100 से अधिक देशों को आज भारत रक्षा सुरक्षा सामान निर्यात कर रहा है, आयातक से निर्यातक बन गया है भारत। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को रखते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्दी ही हम गगनयान से अंतरिक्ष में एक भारतवासी को भेजेंगे। उन्होंने बताया कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो, अंतरिक्ष केंद्र हो, इस पर भारत काम कर रहा है। विभिन्न बड़े लक्ष्यों को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और भारत की विकास गाथा में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो दिखाती हैं कि कैसे भारत इनोवेशंस के साथ नए रास्ते तलाशते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। उन्होंने इस बात को भी सामने रखा कि कैसे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और कैसे अब भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, यही है भारत का लक्ष्य जिसको लेकर सभी काम भारत इस वक्त कर रहा है। विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अफ्रीका को भी G20 सदस्य बनाने की मुहिम जो भारत ने चलाई और भारत की अध्यक्षता में जो G20 हुआ, उसमें अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया। इन तमाम बिंदुओं को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तथ्य को पुनः रेखांकित किया कि कैसे नाइजीरिया और भारत मिलकर विकास में अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें भारतीय समुदाय विशेष योगदान देता नजर आ रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।